हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शानदार सी क्लास जहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन के आपके पेपर के और ऐसे लिटिल बिट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने उसमें से काफ़ी काट छाट की है। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वही मुझे करवाना यहाँ पर उचित लगा, तो वो मैं करवाने वाली हूँ। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं एक अच्छी सी क्लास को जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी ये चीज़ें यहाँ पर जो करवाई जा रही हैं, ये सारे जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं इनको आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ दी जाएगी। तो अननेसेसरी आप लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए कि कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, वो शायद ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टिल अपने एग्ज़ाम तक आप टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम से अगर कनेक्टेड हैं आप तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, चीज़ें समझ में भी आएंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से हम हर चीज़ को करके देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये एजुकेशन पेपर 1 की क्लास है जो सिंपल तरीके से बेसिक है, अच्छी है। इन चीज़ों को देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो बताइएगा, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी ज़रूर यहाँ से हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और टॉपिक जो आपको फंस रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो शेयर करिए। कोशिश है कि हर चीज़ बताई जा रही है तो कम समय में कराने की पूरी कोशिश मेरी अपनी ओर से ज़रूर रहेगी। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं ले। आप जानते हैं कि हम लंबा नहीं लेते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म में आपको करवाए जाएंगे। पेपर 1 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो प्रश्न है आपके अति लघुत्तरी के साथ साथ आपके बहुविकल्पी में भी आ जाएंगे, तो इसमें कोई आपको इफ बट करना ही नहीं। आप उसमें भी पढ़िए तब भी आपके लिए अच्छा, आप इसमें भी पढ़िए तब भी आपके लिए ही अच्छा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज़ में अगर आ रहा है तो उसमें टिक कर दीजिए। आपको यहाँ लिखने के लिए आ रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है या बना होता है। तो मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा, एक टिक करना होगा और लिखने को यहाँ पे आया है तो मूल्य प्लस अंकन आपको दिया है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है। एक हो गया, क्लियर है आपका? आगे बढ़िए। दूसरा आते हैं, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। प्रकार कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार। एक लिखित होता है जिसमें लिख कर हमारा टेस्ट हो रहा है। एक मौखिक होता है जहाँ पर वाइवा लिया जाए। एक फेस टू फेस होता है, तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, साक्षात्कार। तो मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा स्तर के हिसाब से अलग अलग भी हो जाता है, या स्तर के हिसाब से अलग अलग निभाया या किया भी जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखित हो गया, मौखिक हो गया, साक्षात्कार हो गया। ये हो सकता है कि मूल्यांकन के जो प्रकार पूछे जा रहे हैं वो संख्या वाली चीज़ें 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस करके दे दे, तो वहाँ पर ये 3, 4 आपको याद होगा, नाम भी याद करना है प्लस संख्या भी याद करनी है। 2 हमने करा दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, मापन के कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, तो 4 लेवल होते हैं। 4 लेवल में एक नामित होता है, एक क्रमित होता है, एक आंतरिक होता है, एक अनुपातिक होता है। यही 4 मापन के यहाँ पर स्तर है, सिंपल से जो आपको दिए गए हैं। तो ये आपको समझ के चलने होंगे कि यहाँ पर क्या है। मापन के स्तर में एक नामित है, एक क्रमित है, एक आंतरिक, एक अनुपातिक है। आपको इनके मापन के स्तर 4, 5, 6, 7 करके जो ऑप्शंस में आए वो आपको अलग ध्यान में रखने हैं। बाकी नामित, क्रमित, आंतरिक, अनुपातिक, ये 4 जो दिए हैं वो आपको अलग ध्यान रखने हैं। तो आपका ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। क्रम वाइज सारे के सारे आपके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है। मापन एक प्रोसेस होता है ना कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पर नियमानुसार देखा जाए तो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जहाँ पर मापन होता है तो हमें एक ग्रेड सिस्टम या प्रणाली सिस्टम, नंबर सिस्टम, ऐसी चीज़ों को 1 रैंक, 2nd रैंक, डिवीज़न, ग्रेड, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो नियमानुसार अगर हम देखते हैं तो ये हमें अंक प्रोवाइड करने की, अंक देने की एक प्रक्रिया होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, तो अभिगमन से होता है। मूल्यांकन संबंध किससे निभाया जाता है, किससे देखा जाता है, तो अभिगमन से होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, मापन के स्तर किसने बतलाए। तो कोई ना कोई आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक ही हैं जो सारी चीज़ें बताते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये स्तर किसने बतलाए हैं, किसने किए हैं, तो एस स्टीवेंस ने किए हैं। ठीक है, एस स्टीवेंस ने किए हैं। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं, तो एस स्टीवेंस ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, तो बहुत ही व्यापक होता है। कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी बड़ा, विशाल और व्यापक होता है। तो ये मैंने इसके क्षेत्र को बता दिया आपको। चलिए
आगे बढ़ते हैं, 7th हो गया, 8th आ जाओ। आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोनों तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, लघु उत्तरीय भी आता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को हमें यहाँ पर मिलता है कि आजकल के एग्जाम में जो सबसे अधिक प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं वो हमारे 8th क्वेश्चन में लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया है? तो कैटल ने। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन फिलहाल सभी अच्छे होते हैं, बस पूछना का है कि कब रिपीट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया है? तो कैटल ने प्रयोग किया है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। मापन की कोई दो विशेषता बतलाइए। मापन की कोई दो विशेषता या दो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो डिस्कस करिए। तो यहाँ पर मापन वस्तुनिष्ठ होता है और मापन वैध होता है, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी विशेषता और इम्पॉर्टेंस होती है कि वस्तुनिष्ठ भी इसमें चीज़ें हों, मतलब बहुविकल्पी भी चीज़ें उसमें ऐड हो, साथ ही साथ वैलिड हो, सही हो, विश्वसनीयता के साथ हो, सच्चाई के साथ हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऊंच नीच ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, प्रॉपर तरीके से किया जाए और इक्वली ट्रीटमेंट या इक्वली कह सकते हैं कि वो चीज़ें पॉसिबल हों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है, किसका एम है? तो मूल्यांकन का। किसका है? मूल्यांकन का, जहाँ पर चीज़ें किसी एम के थ्रू सेंट्रलाइज होकर चीज़ों को देखी जा रही, समझी जा रही या की जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। चर कितने प्रकार के होते हैं? तो कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक चर होता है, एक मात्रात्मक चर होता है। ठीक है, चर कितने प्रकार का होता है? तो एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये आपके दो प्रकार के हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ऐसे प्रकारों की भी संख्या को ध्यान रखिए, साथ ही साथ इनके नाम को भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षक और छात्र दोनों का होता है। भाई टीचर भी बच्चों के बारे में पढ़ता है, बच्चे भी टीचर के बारे में समझते हैं। मोस्टली ये कह सकते हैं कि छात्रों का ही होता है मूल्यांकन। टीचर का जब होता है, जब सूक्ष्म शिक्षण होता है तो टीचर का होता है। तो हर इंसान अपने लेवल के हिसाब से जहाँ पर जिसकी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर की जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, 15 देखते हैं। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? तो कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक सतत होता है, एक असतत होता है। मात्रात्मक चर कितने प्रकार का होता है? तो एक सतत होता है और एक असतत होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। 15 हो गया, 16 नहीं है क्योंकि मैंने इसको हटा दिया था। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ जो चीज़ें नहीं मतलब लग रही थी कि सही ये नहीं आएगा, तो वो मैंने वहाँ से हटा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक है? आप जानते हो कि बच्चे का होल डेवलपमेंट करना शिक्षक का दायित्व होता है। बोलिए हाँ। तो अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सही है, जहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। मापन के द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? मापन के थ्रू हम किस चीज़ के एनालिसिस करते हैं या देखते हैं? तो रुचि को, प्रकृति को, चिंतन को, कल्पना को, प्रवृत्ति को, इन चीज़ों के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि मापन में इंटरेस्ट का लेवल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि क्या है, क्या नहीं है, कैसी प्रकृति है, कैसा चिंतन है, कैसी कल्पना हो रही, क्या चीज़ें हैं, प्रवृत्ति क्या है। तो मापन के द्वारा किन किन बातों की जांच की जाती है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मापन में हम मैंडेटरी या मेनली उनको ध्यान में रख कर ही काम करते हैं। तो ये आपको मैंने 19 इतने प्रकार हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो क्लियरली मैंने आपको बता दी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना कहलाता है? कोई ऐसा गुण या विशेषता होती है जिसको हम मैथ की यूनिट या इकाई में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निर्णयात्मक है, जहाँ पर एक फिक्स्ड और फाइनल डिसीजन भी उसके बेसिस पे लिया जाता है। क्योंकि रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है ना कि हाँ ये चीज़ें इसमें हैं या ये चीज़ें उसमें दी गई थी। क्यों? बात क्लियर हुई? तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के समझिए कि चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं या क्या कही जा रही हैं या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उपचार का मतलब क्या होता है कि कोई समस्या है या कोई चीज़ है तो उसका उद्देश्य बताइए कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं, या प्रॉब्लम्स है तो कैसे उसको सोल्यूशन मिलेगा, कैसे उसको हम सही कर सकते हैं, क्या उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो ये आपके उस कैटेगरी में आएगा, तो मैंने क्लियरली आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए। जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन उसके दायित्व विषयों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है?
तो वो मूल्यांकन कहलाता है। ये मूल्यांकन की एक छोटी सी परिभाषा भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि मूल्यांकन की परिभाषा और जो भी चीज़ें हैं वो लिखने को तो आएंगी ही। क्यों लिखने को वो क्लियरली आएंगी, तो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, आपको जानकारी होगी, तभी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो जिसके थ्रू व्यक्ति की जो डिफरेंट योग्यता है या जो कुछ भी स्किल है उसका हम मापन करते हैं, उसके दायित्व विषयों का अध्ययन भी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो मूल्यांकन कहलाता है। ये बात आपको क्लियर समझनी और देखनी होगी। तो मैंने ये आपको एकदम बढ़िया सिंपल तरीके से बता दिया, 29 को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है तो बालकों की जो तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में काफ़ी हेल्प होता है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें वहाँ से अच्छी मिल जाती है। और एक रिपोर्ट कार्ड इसीलिए बनता है, एग्ज़ाम होते हैं ताकि बच्चे उस पर काम करें। अब आपका जो सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा तो वो आप उस पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे ना। तो कुछ उसी तरीके से ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करनी है, जहाँ पर आपको अपने में चेंजेस ले आने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अभी और भी बताने। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि बिना लाइक्स के, बिना चीज़ों के वो इंटरेस्ट ऑफ लेवल नहीं बन पाएगा जहाँ पर हमें चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, ध्यान से देखना है, सीखना है। क्योंकि मेहनत हो रही है तो लाइक तो बनता है, शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक करना ज़रूर है। चलिए फटाफट करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि आगे बढ़ें और चीज़ों को देख लें। और लगातार फ्रेंड्स मैं क्लास कर रही हूँ, आपने बात देखी है, कॉन्टिन्यूस वे में मैं कर रही हूँ और आपकी क्लासेस पूरी वे में हो रही हैं। जितना इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस हो रहा है और हो भी जाएगा टोटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बातें? आगे बढ़े, यहाँ तक अगर प्रश्न आएगा, चीज़ें होंगी तो आप लोग कर ले जाएंगे कि नहीं करें? बिल्कुल उम्मीद तो है कि कर लेना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, मापन की कोई दो कार्य बतलाइए। कोई दो काम बताने हैं, तो निर्देशन और परामर्श ये मापन का सबसे फेवरेट वर्क होता है। जो मापन इसको बहुत ज़्यादा करता है, सभी स्तर के लिए अलग तरीके से करता है और हर जगह पे करने का पूर्ण प्रयास भी काफ़ी बढ़िया तरीके से किया जाता है। तो मापन के स्तर की जो बात होती है, दो कार्य होते हैं, दो फेमस वर्क होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक निर्देशन होता है और एक परामर्श होता है। ठीक है, एक निर्देशन, एक परामर्श होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रशस्त करता है, क्या है? सतत मूल्यांकन है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान मिल रहा है, जो उपचार मिल रहा है, उसका रास्ता क्लियर कर रहा है, तो वो क्या है? तो वो सतत मूल्यांकन है कि आपने कोई चीज़ सीखी है, सिखाई है, रास्ता क्लियर है, आपने एम क्लियर किया है, तो वो आपके डेली के एनालिसिस पे, रिपोर्ट पे जनरेट हो रहा है। आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि नहीं होगी, सिखाया है आपको, बताया है, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये स्टीवेंस का है। किसका है? स्टीवेंस का है, ये ध्यान रखना है। मापन में क्या होता है कि बहुत सारे नियम होते हैं, उनके अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने के प्रोसेस होते हैं। तो ये कथन स्टीवेंस का, आपको पता है कि पेपर कोई भी सेमेस्टर का क्यों ना हो, आपको स्टेटमेंट के जो प्रश्न है या कथन वाले प्रश्न है वो डेफिनेटली आते ही आते हैं, तो थोड़ा सा गौर करिए इन चीज़ों पर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। ये 4 स्तर जो पूछे जा रहे हैं, ये 4, 5, 6, 7 ऐसे लेवल वाले भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा इस लेवल से भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ शाब्दिक होते हैं, क्रमित होते हैं, अंतराल होते हैं, अनुपात होते हैं, ये नाम भी आने चाहिए। आपको टिक करने को आए तो आप टिक करिए, लिखने को आए तो लिखिए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो अलग अलग तरीके से ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? कोई प्रॉब्लम है? होनी तो नहीं चाहिए, जितना भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है? तो व्यापक है, विशाल है, बड़ा है। इसमें छोटे छोटे अहम मुद्दे हैं, शामिल हैं, जिन पे काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर कम समय में ज़्यादा देर सिखाने का, बताने का, करने का ऐसा प्रोसेस है जो निभाया जाता है, किया जाता है, और सभी करते भी इसको प्रॉपर तरीके से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी, बता दी। अब आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 41 को। 41 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कि आपसे क्या करने को कह रहा है। इसमें क्या चीज़ है? किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता क्या होती है? तो बोध कहलाती है। क्या कहलाती है? बोध कहलाती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो शैक्षणिक स्तर की जाँच करने के लिए होती है। मूल्यांकन की जो प्रशासनिक अवस्था होती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, हम उससे संबंधित काम करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, रिलेवेंट चीज़ों को ध्यान में रख के काम करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, किस बेसिस पे वर्क करती हैं? तो जांच करने के लिए, उस चीज़ों की
उन चीज़ों की प्रॉपर तरीके से जांच करने के लिए वो चीज़ें आती हैं। आगे बढ़िए। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? तो ज्ञान आएगा, कुशलताएं आएंगी, रुचियाँ आएंगी, योग्यताएं आएंगी, बुद्धि आएगी। इसमें कई सारे अंग आते हैं जो क्षेत्र में आ जाते हैं, जिनके बेसिस पे काम किया जाता है। तो चीज़ों को ध्यान रखिए, सीखिए, समझिए, जहाँ प्रॉब्लम है पूछिए, हेल्प आपकी ज़रूर होगी और चीज़ें आपको सिखाई भी बेहतर तरीके से जाएगी, लेकिन आपको अपना समर्थन ज़रूर करना है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 45। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत और अंकों में प्रदर्शित करता है। क्या है उसको? शैक्षणिक मापन कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि फर्स्ट रैंक आ रही बच्चा है तो उसको एक रैंक दे रहे हैं ना। क्यों? बिल्कुल रैंक दे रहे हैं, हम उसको एक कैटेगरी में रैंक दे रहे हैं कि ये ऐसा है तो इसमें ये चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसा है तो ये चीज़ें ऐसी हैं। तो ये क्या है? उनको रैंक देना है, उनको रैंक में डिसाइड करने को फिक्स कर देना है। तो ये शैक्षणिक मापन में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े। 45 हो गया। विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो बहुआयामी होता है। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है? वो बहुआयामी मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो लेवल होता है वो काफ़ी बड़ा और हार्ड होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आइए। अधिगम में आकलन किस किस के लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए। अधिगम की अगर हम बात करते हैं तो आकलन किस किस के लिए आवश्यक है? तो प्रेरणा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसकी नेसेसरी, उसकी नीड्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को भी है? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दिया गया है भाई, आप लोग पूछिए, सोल्यूशन आपको आपके ओर से चीज़ों को देख के ध्यान में दिया और बताया जाएगा मेरी ओर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस प्रशिक्षण के द्वारा होता है? देखो, हर सब्जेक्ट में क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। किसी एक सब्जेक्ट के थ्रू हमारी चीज़ को नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर निदानात्मक प्रशिक्षण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें फाइनल और एग्जैक्टली रिजल्ट मिलता है, या कह सकते हैं हमें फाइनली एग्जैक्टली आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण के बारे में ये चीज़ें यहाँ पर आपको कह रहा है और समझा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मानव का कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, कि ये चीज़ें उसके बच्चे क्योंकि कभी कुछ बनना चाहते हैं कभी कुछ, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटल तो सेट जो था वो 50 का था, 50 वाला लाइनर टाइप के इसमें थे, लेकिन मैंने कुछ कुछ काट छाट करवाया क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे कि नहीं पूछा सकता, फिर मैंने उसको नहीं करवाया है। तो उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये रहा आपका पेपर 1 का। अच्छा लगा मुझे टॉपिक करवाना, काफ़ी पसंद आई कि चीज़ें दी गई नहीं, बच्चों को करवा देना चाहिए, तो मैंने आपको करवाया। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा हम आपकी हेल्प हर बार की, हर सेमेस्टर में की, तो इसमें भी करेंगे। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।